हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपना टेस्ट पेपर नंबर 5 जो है मैथ्स का। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27। आपने यहाँ पे डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका डाउट है, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए 2 कॉमा -2 एंड 3 कॉमा 7। देखिए हो क्या रहा है बच्चों, यहां पर सबसे पहले दो पॉइंट का ज्वाइन है। चलिए यही मैं सॉल्व कर देता हूं। एक पॉइंट ए है और बच्चों एक पॉइंट बी है, और इनको ज्वाइन करने वाला पहले पॉइंट के नाम लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा 7, और इनको एक अनदर लाइन आ करके इसको डिवाइड कर रही है। ये डिवाइड कर रही है सपोज, ओके। ये जो लाइन की इक्वेशन दी गई है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। कह रहा बताइए कि रेशियो बताना है कि ये लाइन किस रेशियो में इसको ब्रेक करेगी। ओके, आपको बताना है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में ब्रेक करेगी। ओके, आपको m रेशियो n बताना है ना, या m1 रेशियो m2 ले लो। m1 रेशियो m2 आप ले लो। चलो इसको सिंगल पेज में मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से, जगह थोड़ी कम ना पड़े। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स है। तो ये मैंने ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट बना लिया। फर्स्ट पॉइंट इज हियर विद द नेम 2 कॉमा -2, एंड बेटा सेकेंड पॉइंट है आपके पास में बी। द नेम ऑफ पॉइंट बी इज 3 कॉमा 7, और एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है बेटा यहाँ से, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है। ओके, इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, और ये ब्रेक कर रही है। हमको निकालना किस रेशियो में ब्रेक कर रही है। हमने माना जो ब्रेकिंग रेशियो है दैट इज इक्वल टू m1 रेशियो m2। अब अगर m1 रेशियो m2 ब्रेकिंग रेशियो है तो बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट x भी होगा और कुछ ना कुछ पॉइंट y भी होगा, x कॉमा y। तो मैं सबसे पहले x की इक्वेशन लिखता हूँ, x का। सो x क्या होगा, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बाई दिस फॉर्मूला m1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो बेटा ये हो जाएगा 3m1 प्लस m2x1, m2 का 2 के साथ, सो 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यस, ये हो गया y x। y क्या होगा बच्चों, y यहाँ पे होगा m1 इंटू 7 यानी कि 7m1 प्लस कितने m2 -2m2 है ना, -2 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये आ गए हमारे x और y के कोऑर्डिनेट, x और y के कोऑर्डिनेट। अब x और y के ये कोऑर्डिनेट क्या इस लाइन पे, ग्रीन कलर की लाइन पे जिसका इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या ये इस पर भी लाई करेंगे? बिल्कुल लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकिंग लाइन है। तो आइए हम सेटिस्फाई करा देते हैं x और y की वैल्यू को। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन क्या है भाई साहब, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू, बेटा एक्स की वैल्यू ये निकाली हमने 3m1 प्लस 2m2, 3m1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस y का मतलब 7m1 माइनस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हमको m1 रेशियो m2 बनाना है। तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 6m1 प्लस 2 टू ज़ा 4m2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 7m1 कुछ भी नहीं है -2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 -4 नीचे कुछ भी नहीं है मतलब अपॉन 1, या आप चाहो तो 4 को इधर ले जाओ, है ना। सो मोर बेटर आप 4 को यहीं ले जाओ तो अच्छा है। ये देखो भाई, हमने क्या किया, हम 4 को वहां ले गए। सो दिस इक्वल्स टू 4। चलो m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाएगा। सो यू टेक m1 प्लस m2 एज एलसीएम। क्या बच गया 6m1 प्लस 4m2, क्योंकि m1 प्लस m2 में m1 प्लस m2 का डिवाइड किया 1 आ गया, सेम थिंग बच गई। एंड यहाँ 7m1 माइनस का 2m2 इक्वल्स टू कितना 4। 6m1 प्लस 7m1 कितना हो गया बेटा 7 6 13, 13m1 एंड प्लस 4m2 माइनस 2m2 कितना हो गया प्लस का 2m2 इक्वल टू 4। और ये m1 प्लस m2 चला गया 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो 4 टाइम्स m1 प्लस
m2, राइट। ठीक है बच्चों, 13m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2, ये हो गया। सो 13m1 माइनस 4m1 इक्वल टू 4m2 माइनस का 2m2, ये हो गया। 13 में से 4m1 गए, कितना बचा? 9, 9m1 इक्वल टू कितने m2? 2m2। अब आपको बनाना है m1 अपॉन m2, तो बेटा m1 यहाँ है, m2 को नीचे बुला लो, यहाँ बच गया, और यहाँ पे 2 अपॉन कितना? 9। आंसर m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 9। तो आंसर हमारा होना चाहिए 2 रेशियो 9, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2 रेशियो 9। चलो बच्चे इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग distribution, frequency distribution is 62.8 and the sum of all the frequencies is 50. Compute the missing frequency, question F1 and F2। तो बेटा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है NCERT का, हमने बहुत अच्छे से किया था उस समय और सब बच्चों ने कर लिया था। देखिए सबसे पहले बच्चों, यहां पर आप टेबल बना लो, सबसे पहला काम आपको टेबल बना लेना, ओरिजिनल टेबल, ओके। और क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी बना ली। अब आपको टोटल फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, f प्लस f1 प्लस 10 और 5 15 प्लस f2 प्लस 7 8 15, यानी 15 15 30। तो टोटल जो सम आ गया फ्रीक्वेंसी का कितना आ गया? f1 प्लस f2 प्लस 30। बोलिए यस और नो, ये आ गया टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 प्लस f2 प्लस 30 ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, और टोटल फ्रीक्वेंसी का सम भाई साहब आपने दे रखा है 50। तो पहला इक्वेशन निकलेगा f1 प्लस f2 इक्वल टू 50 माइनस 30, मतलब कितना? 20। पहला इक्वेशन बन जाएगा f1 प्लस f2 इक्वल टू 20। ये हो गई पहली बात। दूसरी कैलकुलेशन के लिए आपने हमें मीन दे रखा है, मीन। तो भैया आपको पता है मीन के लिए बेस्ट मेथड सबसे पहले क्लास है, तो आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है? दोनों का आधा, दोनों का आधा। तो ये आपने क्लास से क्लास मार्क बना दिया। अब ये टेबल क्लास मार्क बनने के बाद हमारी किसी काम की नहीं है, हम सीधे क्लास मार्क पे आते हैं। तो 10 20 और 40 का आधा 30, फिर इसका 50 70 90 और 110। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसके बाद में आपने यू क्या निकाला है भाई साहब? आपने यहाँ पे यूज की है स्टेप डेविएशन मेथड। आपने यहाँ पर क्या यूज करी है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने किया क्या एक्चुअली, देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है ये यू आई इक्वल टू होता है xi माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यू आई लगा दिया है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो गए ये यू आई को देख करके। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले आपको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। तो एज्यूम मीन, आप बीच का कोई नंबर मान लो, आपके बीच का नंबर है यहाँ पे 50। क्या मान लिया बेटा? 50। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो आपने एज्यूम मीन आपने कितना मान लिया यहाँ पे? 50 मान लिया। चलो ठीक है, और कुछ मान सकते हो क्या? हाँ 30 ले लें क्या? 10, चलिए। तो एज्यूम मीन आपने 50 मान लिया है बेटा, 50 मान के भी कर सकते हो, मगर मैं एज्यूम मीन 50 मानूंगा बेटा तो मेरी टेबल मेरे को अलग बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एज्यूम मीन 30 ले रखा है। क्या ले रखा है? एज्यूम मीन 30। अब आप कहोगे सर टेबल में तो 30 नहीं है ये देखो, ये टेबल में 30 बैठा हुआ है। तो आपने एज्यूम मीन क्या मान लिया? 30 मान लिया। तो मैं इन्हीं के हिसाब से चलता हूँ यहाँ पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अगला, लेट ए इक्वल टू 30, लेट ए इक्वल टू 30। तो बच्चों अगला टेबल जो आप निकालोगे ना, अगली टेबल आप निकालोगे, दैट इज इक्वल्स टू यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बोले तो यू आई इक्वल टू एक्स आई मतलब एक्स आई, ए का मतलब बेटा 30 अपॉन एच मतलब बेटा इन दोनों के बीच का गैप, क्लास हाइट। तो एच कितने का बेटा? देखो ध्यान से, 20 का है। 0 और 20 के बीच में कितने का फर्क है? 20। तो एच कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे कितना रख दो? 20। अब आ जाओ मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करो, देखना अपने आप आपका आंसर आएगा। सबसे पहले आपका डेटा पहला निकलेगा u1, इसको बोलेंगे यू आई। क्या बोलेंगे इसको? यू आई। तो पहला डेटा निकलेगा u1। तो देखो पहला डेटा बेटा एक्स आई कितना है? 10। तो 10 माइनस का 30 और बटे कितना? 20। तो 10 में से 30 गया, कितना हुआ? माइनस 20 और डिवाइड बाई 20। बोलो कितना आ गया? माइनस का 1। ये बैठा माइनस का 1। अगला डेटा देखो क्या है? 30। तो 30 माइनस 30 करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, सही है। फिर 50 माइनस 30 करोगे 20 आएगा, और 20 में 20 का डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। फिर 70 माइनस 30 40, 40 में 20 का डिवाइड 2। 90 माइनस 20 कितना होगा?
90 माइनस 30 होगा 60, और 60 में 20 का डिवाइड 3, और 110 माइनस का 30 यानी कि कितना 80, और 80 में 20 का डिवाइड करो कितना आएगा 4। तो ये आपके डेटा बन गए यूआई। क्या बन गया बेटा ये यूआई। ये सारी कैलकुलेशन आपने बड़े प्यार से कर लेनी है अलग से। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, आपको निकालना पड़ता है एफ आई यू आई। सो इसको सही लिखो, दिस इज एफ आई यू आई। एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी, और यू आई मतलब आपका नया वाला डेटा। तो फ्रिक्वेंसी कितनी थी 5, 5 का मल्टीप्लाई -1 से कितना होगा -5। अगला, अगली फ्रिक्वेंसी, अगली फ्रिक्वेंसी बेटा F1 है, आपको पता नहीं है, बट जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, तो आंसर आ गया जीरो। फिर 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 10, फिर F2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2F2, और फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 21, एंड 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 32। और फिर क्या चाहिए होता है आपको, आपको चाहिए होता है सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। तो आपने इनको जोड़ देना है, तो सब कुछ जोड़ दो तो देखो कितना आएगा 2F2, 21 और 32, और माइनस का 5 और 10, सब कुछ ऐड कर दो बेटा आएगा 58। क्या आएगा 58। कहने का मतलब आपके पास में सिग्मा एफ आई यू आई आ गया कितना 2F2 प्लस 58। अब इसके बाद आ जाओ बच्चों आप मीन के फॉर्मूले पे। सो आप जानते हो कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाइड बाई एच, और प्लस का क्या होता है बच्चों ए। तो एक्स बार आपको मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में। मीन कितना दे रखा है बेटा, देखो मीन आपको दे रखा है 62.8, ये मीन दे रखा है। मीन मतलब बेटा ये एक्स बार दे रखा है, तो एक्स बार आपको 62.8 दे रखा है। ओके, सो आई एम हैप्पी, यहाँ पे एक्स बार की जगह रख दिया 62.8। तो सिग्मा एफ आई अभी निकाला अपन ने, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना 2F2 प्लस 58। तो यहाँ पे रख दो 2F2 प्लस 58, बोलो एस। इसके बाद पूरी फ्रिक्वेंसी का सम, आई थिंक पूरी फ्रिक्वेंसी का सम 50 दिया हुआ था। यस, पूरी फ्रिक्वेंसी का सम कितना दिया था 50। ये देखो क्वेश्चन में ही दे रखा था सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 50। तो सारी फ्रिक्वेंसी का सम 50 है, ये भी हमने पुट कर दिया। लास्ट में क्या बचा इनटू एच, एच बोले तो 20, और प्लस ए की वैल्यू कितनी है 30। चलो काटा कुटी मचा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बेटा देखो ये जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल, और 62.8 इधर 30 आ जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच गया 2F2 प्लस 58, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2/5, 2/5, क्योंकि ऊपर 2 बचा है, नीचे क्या बचा है 5 बचा है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 62 में से 32.8 जाएगा 30, तो ये बचेगा 32.8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4F2 प्लस 58 इंटू 2 कितना हो गया 8 8 16 116, है ना, 8 8 16, 5 2 10 116, और डिवाइड में कितना आ गया 5। बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर दो 32.8 के साथ। सो 32.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 4F2 प्लस 116। तो बेटा 5 8 40 की जीरो आ गई कैरी, और 5 2 10 के फिर से जीरो, और 5 3 15 116, बेटा डेसिमल लगाया इक्वल टू 4F2 प्लस 116। सो 4F2 इक्वल टू 160 में से 116 माइनस हो जाएगा 116। तो 160 में से 100 सॉरी 160 में से 160 में से 116, 10 में से 6 गए 4, ये बन गया 5 में से 1 गए 4, 44। सो दिस इज इक्वल टू 44 इक्वल टू 4F2। सो माय डियर F2 इक्वल टू 44/4। यस, क्यों 32.8, एक मिनट कर लेते हैं, हाँ सही बोल रहे हो 164 होगा। 5 8 40, एक मिनट, 32.8 इंटू 5, 5 8 40 की जीरो कैरी आ गई 4 5 2 10, 4 14, हाँ बिल्कुल सही 140 आएगा, और 5 3 15 1 16, ये 164। थैंक यू बेटा 164। ये 164 माइनस 116, 164 माइनस 116 कितना आ गया 38 की 48, 48। ओके, सो ये हमारे पास 48 बचा, और 48 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 12। सो एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी 12 आ गई है, बट हमारे पास दिया गया है F1 प्लस F2 इक्वल टू 50। बोलो यस और नो। नो 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 50 नहीं था 30 था। F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना था भाई साहब
20 था, 20, यस ये लिखा हुआ था 20, F1 प्लस F2 इक्वल टू 20 था हमारे पास में। सो अगेन आई राइट F1 प्लस F2 इक्वल टू 20 एंड F2 हमारे पास हो चुकी है 12, सो 20, सो F1 इक्वल टू बोलो 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना 8, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है 8 एंड 12। लेट्स चेक द आंसर, एक फ्रीक्वेंसी आ गई 12 और एक फ्रीक्वेंसी आ गई 8, बिल्कुल सही, नोट करिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours। द टैप of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank। देखिए बच्चों तो ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। आप समझिए पहले इसको पूरे के पूरे डायग्रामेटिक मैटर से। ये आपके पास में दो टैप हैं बेटा, ये टैप ए है और नल, हाँ 2 टैप्स, और दूसरा जो है टैप बी है। यस, देखिए टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर। अब मान लो बेटा अगर ये जो है किसी टैंक को फिल करने में अलोन, ये कोई टैंक है, इसको अकेले फिल करने में मान लो टैप ए एक्स आवर्स लेता है, कितने आवर्स लेता है एक्स आवर्स, और टैप बी जो है ये वाई आवर्स लेता है। सेम टैंक को फिल करने में टैप बी कितना लेता है वाई आवर्स, पहला वाला एक्स आवर्स लेता है और वाई दूसरा वाला वाई आवर्स लेता है। कह रहा द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, दूसरे वाले का जो टैप का डायमीटर बड़ा है, एक 9 आवर लेस देन स्मॉलर वन। कह रहा है कि जो दूसरा वाला है वो 9 घंटे कम लेता है। मतलब इक्वेशन हमारे पास आ गई, y जो है वो x से 9 घंटे कम है, क्योंकि अगर ये x घंटे ले रहा है, x आवर्स ले रहा है, सो द टाइम फॉर द लार्जर टैप इज 9 आवर लेस। सो y इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 9। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ कि नहीं हुआ। भाई सेकंड वाला जो टैप है वो वाई आवर्स ले रहा है, और सेकंड वाला टैप जो है लार्जर डायमीटर का है, तो इसको टाइम कम लगेगा ना, क्योंकि ज्यादा पानी खोलेगा, ये ज्यादा पानी निकलेगा। सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 9। नहीं आया बेटा, पहला वाला टैप कितने आवर्स ले रहा है एक्स, दूसरा वाला कितना ले रहा है वाई। ज्यादा बड़ा वाला टैप का कौन 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 घंटे, कौन से घंटे वाला है वाई आवर्स, वाई आवर्स वाला। अब ये बताओ वाई आवर्स कम समय लेगा कि ज्यादा लेगा, कम लेगा। कितने घंटे कम लेगा 9, किससे कम लेगा x से, तो y इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 9, इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बच्चों यहां तक हम आ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों टैप मिल करके 6 घंटे में इस टैंक को फिल कर देते हैं। मतलब हालत क्या है कि अगर आपके पास ये टैंक है और इस टैंक में दोनों टैप, छोटा वाला टैप और बड़ा वाला टैप, दोनों ही अगर ऑन कर दिए जाएं तो 6 आवर्स में ये टैंक को फिल कर देंगे, 6 आवर्स में। चलिए कैसे करते हैं देखिए। अब हम बात करते हैं टैप ए के लिए। फॉर टैप ए, ये जो हमारी पहली टैप है बेटा, इसका नाम है टैप ए। फॉर टैप ए, बेटा जो टैप ए है कितना टाइम लेती है टैंक को फिल करने में एक्स आवर्स। फॉर टैप ए इन एक्स आवर्स, बहुत ध्यान से, टैप ए जो है एक्स आवर्स में कितना काम कंप्लीट करती है, पूरा काम, यानी कि टैंक भर देती है। सो एक्स आवर्स इक्वल टू 100% वर्क। बोलो यस और नो। टैप जो है एक्स घंटों में पूरा टैंक भर देती है, मतलब एक्स आवर में कितना, कितने वर्क 100%। 100% यानी 100 × 1/100, बोले तो कितना हो गया 1 वर्क, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल। मतलब टैप ए एक्स आवर्स में कितना काम करती है 1 वर्क। कितना काम करती है 1 वर्क। तो बच्चों 1 आवर में कितना काम करेगी 1/x वर्क, यूनिटरी मेथड से 1/x वर्क, क्योंकि x नीचे चला जाएगा। तो 1 घंटे में 1/x वर्क होगी। तो 6 घंटे में कितना काम करेगी 6/x, क्योंकि 1/x इंटू 6 कर दोगे भाई, 1 रुपए में 2 आम, तो 6 रुपए में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 घंटे में 6/x वर्क करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अब टैप बी के लिए आ जाओ। टैप बी के लिए, अब टैप बी के लिए, टैप बी जो है
वो वाई आवर में पूरा काम कर देती है, मतलब टैंक भर देती है, मतलब कि 100% वर्क टैप बी। तो वाई आवर में 100% मतलब कितना वर्क? 1 वर्क। बोलो यस और नो। सो 1 आवर में कितना वर्क हो गया बच्चों? 1/y वर्क। मगर हमने दोनों नलों को 6 घंटे एक साथ में चला रखा है, तो अगर मैं 6 आवर की बात करूंगा तो कितना वर्क होगा बच्चों? 6/y, राइट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर दोनों नल 6 घंटे चलाए जाएं, मतलब 6 घंटे पहला नल, 6 आवर्स टैप ए। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। क्वेश्चन का कहना है कि दोनों नल 6 घंटे चलाए जाएं, यानी 6 आवर्स फॉर टैप ए प्लस 6 आवर्स फॉर टैप बी। अगर दोनों नल 6-6 घंटे चलाए जाएंगे तो टैंक फुल हो गया, मतलब कि 100% वर्क। बोलो यस और नो। मतलब 6 घंटे टैप ए का काम कितना हुआ? 6/x। और 6 घंटे टैप बी का काम कितना? 6/y इक्वल टू काम पूरा यानी कितना? 1। यस और नो, क्लियर ना? तो यहां से आप 6 कॉमन ले लो बच्चों, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना? 1 हो गया। क्लियर। अब y की वैल्यू पुट कर दो। ऊपर आपने y की वैल्यू निकाली है x माइनस 9, तो आइए यहां पे पुट कर दीजिए। 6 टाइम्स 1/x प्लस 1/x माइनस 9। क्यों? ऊपर से y इक्वल टू x माइनस 9 जो था तो हमने पुट कर दिया, इक्वल टू कितना? 1। सो 1/x प्लस 1/x माइनस 9। 6 बेटा मल्टीप्लाई में था, यहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1/6। चलिए एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 यहां और प्लस एक्स यहाँ इक्वल टू 1/6। ठीक है ना? x प्लस एक्स हो गया बच्चों 2x माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 9 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ पे 6 दूने 12x, 12x माइनस 6 9 जा 54। चलो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 12x प्लस का 54 इक्वल टू कितना? 0। इधर कुछ नहीं बचा। 12 और 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 21x और प्लस का 54 इक्वल टू कितना? 0। ऐसे नंबर चाहिए, चलो पहले पलट के लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस का 54 इक्वल टू 0। ऐसे नंबर चाहिए हैं मल्टीप्लाई करने पर 54 आए और सम करने पर 21। सो 18 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 54 आएगा, और अगर -18 और -3 को सम कर दोगे तो -21 आएगा। आई मीन टू से नंबर होंगे मेरे पास -18 और -3। ठीक है ना? तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने तो आपको नंबर भी बता दिए। ये देखिए नंबर होंगे -18 और -3 प्लस 54 इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसा लग रहा है तुम सॉल्व भी करवाना चाहते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 3x प्लस का 54 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 18 इज हियर, -3 कॉमन, एक्स माइनस 18 इज हियर इक्वल टू 0। आंसर एक्स माइनस 18 कॉमन, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। आइदर एक्स इक्वल टू 18 और एक्स इक्वल टू 3। ओके, तो एक आंसर हमारे पास आया 18 घंटे और एक आंसर हमारे पास आया कितना? 3 घंटे। ठीक है ना? अब देखिए आपके पास में y इक्वल टू एक्स माइनस 9 है, क्योंकि आपके पास में सिंस y इक्वल टू एक्स माइनस 9 है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे y के। अगर आप x इक्वल टू 18 लेते हो तो y इक्वल्स टू 18 माइनस 9, y इक्वल्स टू 18 माइनस 9 मतलब कितने घंटे? 9 घंटे। दूसरा, अगर आप x इक्वल टू 3 लेते हो, x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 18 माइनस 3 मतलब कितने घंटे? 15 घंटे। समझ में आ गया? तो आप देख रहे हैं कि भाई दोनों के इंडिविजुअल आपसे पूछे गए थे। तो ये देखिए, हाँ, नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू 3 एज x माइनस 9 कांट बी नेगेटिव। एक मिनट, हमने x माइनस
9 लिखना था, हमने x-3 लिख दिया, सॉरी। सो x-3 नहीं था भाई साहब, x-9 ही था। ओके 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 ओके, वेट, y इक्वल टू x-9, 18 -9 एंड हियर 3 -9, नीचे वाला हमने गलत कर दिया, देखो ये गलत किया है, इसको सही कर देते हैं। बेटा y इक्वल टू x-9, तो x की वैल्यू 3 और माइनस का कितना 9, मतलब कितना आ गया -6। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इस केस को हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट, इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? पहले नल को कितने घंटे लगेंगे? 18 घंटे। और दूसरे नल को कितने घंटे लगेंगे? 9 आवर्स। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 आवर्स एंड y इक्वल टू 9 आवर्स। मतलब व्हाट इज x? टाइम टेकन बाई टैप ए, टाइम टेकन बाई टैप ए अलोन, मतलब अगर जो टैप ए अलोन लेगी कितना समय लेगी? 18 घंटे। और टाइम टेकन बाई टैप बी अलोन, दूसरे वाले टैप कितनी लेगी? 9 घंटे। तो करेक्ट आंसर 18 घंटे और 9 घंटे। क्लियर हो गया? यस, जो छोटी वाली टैप ए है वो 18 घंटे लेगी, और जो बड़ी वाली टैप है वो कितने घंटे लेगी? 9 घंटे। बच्चों ये प्योरली हॉट्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आपका प्योरली ये एडवांस यानी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ना, नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, बेटा 200 लॉग लगाए गए हैं, मतलब टोटल लॉग जो है नंबर 200 है। 20 लॉग इन द बॉटम रो, मतलब बेटा जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है ना, टॉप सबसे ऊपर होता है, बॉटम सबसे नीचे होता है। तो बेटा पहली लेयर में 20 लॉक्स हैं। इसके बाद बेटा जो अगली लेयर है उसमें 19 लॉक्स हैं। फिर इसके बाद अगली लेयर में 18 लॉक्स है, मतलब लॉक्स जो है एक एक से कम होते जा रहे हैं। अब कह रहा है इस तरीके से कितनी रो लगाओगे कि भैया 200 लॉग रखे जा सकें, कितनी रो लगाओगे इस तरीके से तो 200 लॉग रखे जा सके। मतलब हमने नहीं पता, तो हमने माना कि हम एक कतार, दो कतार, तीन कतार, हमने मान लिया कहीं पर कोई n कतार होगी और वहां पर आखिरी लॉग रखा जाएगा। समझ गए ना? कितनी कतारें होंगी? n कतार। बेटा वेदांत, हम पीछे मुड़ के देखें, तुम दूसरे का मुंह देख के मुस्कुरा रहे हो, बेटा आदत सुधार लो, ठीक है ना? ये बहुत बुरी आदत है। नहीं, 100 में हंसाए चाहे कोई हंसाए, बेटा क्लिप काट के घर में भेज देंगे इतनी, ठीक है ना? ये मत करो प्लीज, पढ़ लो बेटा, नहीं क्वेश्चन करा रहे हैं तुम उसको समझो, ठीक है? एन कतार पे बेटा, एनवी कतार पे ये पूरे लॉग खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? एनवे कतार पे, तो हमने मान लिया टोटल एन है, तो बेटा ये सम ऑफ एन टर्म्स एस एन बराबर पूरे लॉग, यानी एस एन बराबर 200। बोलो होगा कि नहीं होगा? एस एन इक्वल टू 200। तो बेटा 200 इक्वल टू एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू की जगह 2, ए की जगह 20, एन माइनस वन और डी की जगह -1। क्यों? क्योंकि एक एक से कम हो रहा है, पहला टर्म 20 है, दूसरा 19 है, तो आंसर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगला माइनस पिछला, बोले तो 90 माइनस 20, डी इक्वल टू कितना? -1। ये आ गया। बेटा इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे आपके पास इक्वेशन आएगा 400 इक्वल टू एन 41 माइनस एन, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल उसको ओपन कर दो, सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका। तो n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25। अब देखिए, अब आपको बताना है कि क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं, मतलब कह रहा है, एक आंसर कह रहा है कि 16 कतारें बनेंगी और एक आंसर कह रहा है कि 25 कतारें बनेंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम 16वां टर्म निकाल लेते हैं। तो हमने 16वां टर्म निकाला, मतलब a प्लस 15d। बेटा ध्यान से देखो, तो a की वैल्यू है 20, 15 की जगह 15 और d की जगह -1, तो बेटा कितना आ गया? 5। मतलब a 16 आया 5, बट a 25 कितना आया? -4, -4। अब भैया -4 लॉग्स तो हो ही नहीं सकते हैं, इसके हिसाब से -4 लॉग होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई लॉग है, लट्ठे हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 16। क्या होगा आंसर? 16। मतलब 16वीं कतार में ये पूरे लट्ठे खत्म हो जाएंगे। तो आंसर करेक्ट कतारों की संख्या कितनी होगी? 16। तो आंसर 16th रो 5, द नंबर ऑफ लॉग इन द 16 रो 5। सो 25th रो में आंसर नेगेटिव आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए 200 लॉग को आप कितने रोज में प्लेस कर सकते हो? 16 रो में।
एंड द 16th रो में जो लॉग आएंगे नंबर ऑफ लॉग दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कितनी कतारें लगेंगी, करेक्ट आंसर इक्वल टू 16। नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, इसको देख के मत डरिए कि अरे सर इतना सारा जानकारी दे रखा है। बेटा जानकारी काम की बहुत कम है, बाकी ये लोग थोड़ी हिस्ट्री विस्ट्री बताते हैं। पावर ब्रिज इज अ ग्रेड 1 लिस्टेड कंबाइंड, है ना, वेसिकल एंड सस्पेंशन ब्रिज and in the London, built in 1864 and 94, designed by Horace Jones, engineered by the Wolfberry। बेटा यहाँ तक कोई काम का नहीं है। द ब्रिज इज 800 फीट, 240 मीटर इन लेंथ। बेटा ये आपके काम का है। देखो ये जो ब्रिज है ये 240 मीटर लेंथ का है, मतलब बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितने मीटर है, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर का ब्रिज है इन लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ टू ब्रिज टावर्स कनेक्टेड अपर लेवल एंड कनेक्ट, दो ब्रिज टावर को ये कनेक्ट करता है एंड कनेक्ट towers, two bridge towers connected at our upper level by two horizontal walkways and a central pair vesicles that can open to allow shipping on this bridge. Two towers are equal height standing on the opposite each other of the either side of the road which are 80 meter wide। जो कि रोड है वो 80 मीटर चौड़ी एक रोड है। ठीक है। During summer holidays, Neeta visited to the Tower Bridge. She stood at some point on the road between these towers. From the point between the towers on the road, the angle of elevation of the top of the tower was 60 degree and 30 degree। ठीक है भैया, अच्छी बात है। Respectively, find the distance of the point from these base of the tower where Neeta is standing while measuring the height। देखो भाई साहब यहाँ पे दो डिस्टेंस दी गई हैं कि यहाँ पर जो दोनों ब्रिजेस हैं वो 240 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये आपको इन टावर की बात की गई है। ये जो टावर आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला टावर दिख रहा है और एक ये वाला टावर दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मान लो इसका हम रफली डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये 240 मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। रोड की चौड़ाई 80 मीटर दी गई है यार। Two tower of equal height standing on the opposite each on the other side of the tower which is 80 मीटर वाइड। यार रोड की चौड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको रोड की लंबाई से मतलब है। रोड होगी चौड़ी, हमें क्या करना है। अब कह रहा है कि यहाँ पर नीता कहीं पर है और नीता का दोनों टावर इक्वल हाइट के हैं। तो एक टावर ये है और एक टावर ये है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। तो इसको भी मैंने एच मान लिया और इसको भी मैंने एच मान लिया। भाई साहब अब नीता यहाँ पर है, क्यों क्यों है, क्योंकि एक जगह इसका एंगल है 60 डिग्री। इसको अपनी खोपड़ी ज्यादा उठानी पड़ रही है, ये देखिए। तो एक जगह एंगल बनेगा 60 डिग्री और दूसरी जगह एंगल बनेगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। वेरी गुड। तो अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस of the point from where the base of the tower नीता is standing while measuring the height। कह रहा बताइए कि नीता कहां पर खड़ी हुई है, उसकी आप डिफरेंट डिफरेंट दोनों टावर से दूरी निकालो। चलो क्वेश्चन का डायग्राम बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बेटा 80 मीटर चौड़ाई है उनके रोड की। जैसे ये रोड है, ये 80 मीटर चौड़ाई है इस रोड की। जो टोटल ब्रिज है, टोटल ब्रिज के दोनों दोनों ब्रिजेस हैं वो 240 मीटर की दूरी पर है, लेंथ जो है। ठीक है, द ब्रिज इज 840 फीट, 240 मीटर इन लेंथ। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 240 हो गया ना, सही एकदम। चलिए अब मुझे बताइए डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो अब आगे आपको बोला गया बताइए नीता कहाँ खड़ी हुई है। चलो बच्चों तो देखो सबसे पहले ये इसमें लगाता हूं मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि नीता यहाँ से इधर से x डिस्टेंस पे खड़ी हुई है। तो अगर टोटल 240 है तो अगर ये x है तो क्या ये 240 माइनस x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नाउ tan 60 डिग्री इक्वल टू निकाल लो बच्चों। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, बेस कितना होगा x, h अपॉन x हो गया ये। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, √3। तो √3 इक्वल टू हो गया h अपॉन x। तो यहां से h इक्वल टू कितना आ गया, √3x। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। अब इसके बाद ये हो गया पहला, यहां से h की वैल्यू आ गई नंबर वन। सेकेंड देखिए नंबर 2, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h।
अपॉन बेस 240 माइनस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 इक्वल टू h बाई 240 माइनस एक्स। देखो बेटा यहाँ पे h की वैल्यू जो ऊपर आपने निकाली है √3x ला के यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू √3x है, कहाँ से बाई 1 √3x, और ब्रैकेट में यहाँ नीचे आएगा 240 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 240 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 माइनस का x, और √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3x। तो 240 बराबर 3x और 1x हो गया 4x, क्योंकि ये वाला x आएगा यहाँ तो प्लस x हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 240/4, मतलब भैया कितना हो गया 60। x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 60। तो पहला आंसर हम आ गया x इक्वल टू 60 मीटर। मतलब बेटा यहाँ पर अगर नीता खड़ी हुई है तो x आ गया है 40, सॉरी 60, तो ये कितना बचा 180। मतलब कुछ डायग्राम ऐसा था कि नीता यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर ब्रिज के ऊपर, तो ये वाली डिस्टेंस आई है, कितनी आई है अभी निकाली हम लोगों ने 60 निकाली ना, हाँ 60, ये हो जाएगी 60। तो ये कितनी हो जाएगी 240 में से 60 गए कितना हुआ 180। तो दो डिस्टेंस आ चुकी हैं, एक 60 आ चुकी है और एक 180 आ चुकी है। तो चलिए पहला आंसर चेक करते हैं। ये देखिए हाँ, हमने क्या किया है, हमने 240 लिया है, 240 मीटर, और यहाँ पे 80 लेके कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया भाई, 80 क्यों ले लिए भाई? देखिए बच्चों, अब इसमें ये कहना चाहिए कि अगर ईमानदारी से अगर ये सवाल आया है तो इसको बोनस करना चाहिए। इन लोगों ने ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम में इन लोगों ने खुद मतलब कंफ्यूज है, ये देने वाले भी डायग्राम कंफ्यूज है। क्यों, मैं बता दूं आपको। मतलब लॉजिकली यदि देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारी कोई गलती नहीं है। अब इनका यहां से कहना देखिए, यहां से देखिए आप। अब इनका टावर भाई साहब जो है 240 मीटर की दूरी पर है, देखिए लिखा हुआ है द ब्रिज ऑफ इज 800 फीट 240 मीटर इन लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ टू ब्रिज टावर कनेक्टेड अपर लेवल बाई इतना 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 इतना, ठीक है। अलाउ शिपिंग इन द ब्रिज टू टावर्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो भैया, अगर आपकी रोड 80 मीटर चौड़ी है तो भैया चौड़ाई से हम क्या करें, हम तुम्हारी चौड़ाई का क्या करेंगे? तुम्हारे टावर चौड़ाई पे इस तरीके से तो लगे नहीं हुए हैं भैया, तुम्हारे जो टावर हैं इस तरीके से नहीं लगे हुए हैं कि लड़की यहां आकर के इस टावर को देखे और इस टावर को देखे। आपके जो टावर हैं वो कोनों पर लगे हुए हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। अगर आपके टावर इस तरफ खड़े होते ऐसे, जैसे ये रोड आ रही थी, ये दोनों रोडें जा रही हैं, और ये मान लो एक टावर यहाँ पे होता और एक टावर यहाँ पे होता, तब आपकी बात सही है। मगर भाई साहब आपका ये केस बिल्कुल गड़बड़ है, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अब आप कह रहे हो, ये देखो भाई साहब, इनका ये कहना है कि रोड की चौड़ाई 80 मीटर है, ये लीजिए रोड की चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है मान गए 80 मीटर है रोड की चौड़ाई। तो 80 मीटर पर यहाँ थोड़ी ना टावर है भैया, जो आपने डायग्राम बताया है, आपके टावर तो यहाँ लगे हुए हैं इसी रोड में आगे बढ़ते हुए। इस तरीके से रोड आगे चलेगी तो आपका टावर जो है यहाँ पर कहीं पर लगा हुआ है, एक टावर इस तरफ है और एक टावर इस तरफ है। डायग्राम में देखो अच्छे समझ में आएगा, ये देखिए एक टावर आपका इस तरफ है, एक टावर इस तरफ है। तो यदि ये लड़की यहाँ पे खड़े होके देखेगी तो कुछ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और कुछ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आपके टावर यहाँ और यहाँ तो है ही नहीं है, समझ गए ना। तो रोड की विड्थ का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। हाँ, आपके एनसीईआरटी में एक नदी का क्वेश्चन था, उसमें विड्थ का जरूर मतलब है। क्यों विड्थ का जरूर मतलब है? उसमें ये क्वेश्चन था, देखो कि एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, समझ गए, ये किस तरीके से नदी बह रही है, और यहाँ पर जो है नदी के ऊपर इन लोगों ने भाई साहब ऐसा एक ब्रिज बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ब्रिज बनाया हुआ है। नदी के नीचे यहाँ पे वो कोई लड़की है नदी के नीचे, और यहाँ से वो नाव में बैठ करके एक इस एंड को देख रही है, एक इस एंड को देख रही है। तब ठीक है भाई, तब तो नदी की विड्थ काउंट होगी 80, क्योंकि यहाँ पर विड्थ का मामला है। बट यहाँ पर विड्थ का मामला तो नहीं है। तो आपने डायग्राम में ये बताइए, ये डिस्टेंस फिर आपने क्यों दे दी? ये इसका हम क्या करें? 240 मीटर का क्या करें? 240 मीटर का कोई रोल ही नहीं है। तो अपने पास भैया इन लोगों ने करा तो वही काम है, बस इन लोगों ने क्या करा है, इन्होंने 80 लेके निकाल दिया। बट नहीं, 80 से काम में नहीं बनेगा, हम 240 लेके ही करेंगे, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं।
समझ गए ना, क्योंकि ये आपका रास्ता जा रहा है, ये आपकी चौड़ाई है। अरे भैया इस चौड़ाई का हम करें क्या? आपके टावर तो यहाँ है ही नहीं इस चौड़ाई के बीच में कहीं, ना आपका एक टावर यहाँ है ना आपका एक टावर यहाँ है, ये दोनों टावर तो ब्रिज के आर और पार बने हुए हैं। बोलो भाई साहब, इसलिए इसका कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही है जो हमने निकाला कि भाई साहब एक आएगा 60, तो पहला आ गया 60 और दूसरा आएगा कितना, बोलो। टू टू कितना, 240 में से 60 माइनस करोगे 180, 180, बिल्कुल सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, Neeta used some application of trigonometry she learned in her class to find the height of the tower without actually measuring from them. What would be the height of the tower? अरे निकाल लो भैया, बहुत ही सिंपल है। h निकालना है, आपने h करा 1060 निकाल लो। अब तो आपके पास में x आ चुका है, तो देखो 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x। x कितना आया है, 60 आया है, यस। तो 1060 इक्वल टू √3 इक्वल टू h अपॉन 60। सो h इक्वल टू 60 √3। भाई साहब यहाँ बिल्कुल गलत आएगा, यहाँ मेरे ख्याल से 20 √3 आएगा इनका, ये देख लो, क्योंकि इनकी कहानी अलग ही चल रही है। समझ गए? तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा h इक्वल टू कितना आ गया, 60 √3। ये भी बिल्कुल सही है हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द नीता एंड टॉप ऑफ द टावर ए बी। नीता और टॉप ऑफ द टावर ए बी की डिस्टेंस निकालो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड टावर सी डी। कह रहा है कि बताइए दोनों की डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड टॉप ऑफ द टावर ए बी। एक ए बी है जो टॉप ऑफ द टावर, उसकी और नीता की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो भैया देखो यहाँ पे ए बी कहाँ था, ये था ए और ये था बी, और तो नीता की जो डिस्टेंस निकालनी है आपको ए बी से निकालनी है। तो एच आपके पास कितना आ चुका है, अभी आपने एच निकाला, एच आपके पास आया है 60 √3। ये लो, एच आपका आ गया 60 √3, और ये वाली डिस्टेंस आपको पता है कितनी आई है, 180। कितनी आई है, 180। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, या आप चाहें तो साइन थीटा भी लगा सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा से भी आंसर आ जाएगा, इन लोगों ने भी साइन थीटा से ही निकाला है। तो बच्चों चलो निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर आई है भाई साहब 60 √3, 60 √3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस बेटा कितना आया है, 180। तो 180 से डिवाइड कर दो, बहुत बढ़िया। तो 180 से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3। 60 √3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत कर दिया हमने भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए ना, अपन क्या कर रहे हैं भाई, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं अपन को। 60 √3 इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस डिस्टेंस अपन को निकालनी है टॉप ऑफ द टावर की, ये डिस्टेंस, इसको x मान लो। ये जो डिस्टेंस है, ये जो पता नहीं है, इसको क्या मान लो, x। तो परपेंडिकुलर अपन को पता चल चुका है कि परपेंडिकुलर ये है, हाइट ऑफ द टावर इतना अपॉन x मान लिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 60 √3 अपॉन x। x यहाँ जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 120 √3। बेटा ये आंसर आएगा 120 √3। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास दूसरा। दूसरा कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड टॉप ऑफ द टावर सी डी। ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है भाई साहब। तो मतलब यही काम आपको, यहाँ पर आपका एंगल कितने डिग्री था, 30 डिग्री था, और यही काम आपको 60 डिग्री लेके करना है फिर से। तो चलो कर देते हैं। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टावर की दोनों की हाइट सेम है 60 √3 अपॉन हाइपोटेनस अपन को पता नहीं है, इसको y मान लो। तो साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन 60 √3/y। √3 से √3 कैंसिल, आंसर y बराबर 120 मीटर। 120 मीटर। तो बच्चों ये आ चुका है, x भी आ चुका और y भी आ चुका है। ये y कितना आया है, 120 मीटर। चलिए नोट करिए इसको शुरू से एंड तक। देखिए बच्चों, इसमें सीन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं इसमें कंसेप्ट क्या लगने वाला है। अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्टेंस इक्वल टू, बिल्कुल सही, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा ये कंसेप्ट इसमें लगने वाला है।
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कह रहा है ऑन, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले ये जान लो, ये तो लगने वाला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें मेन ये फॉर्मूले से होने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए होना क्या है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द रोडवे, एक रोडवे है, पॉइंट ए एंड बी विच आर स्टैंड फॉर चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र। तो भैया दो पॉइंट है, ए फॉर चंडीगढ़ एंड बी फॉर कुरुक्षेत्र। हमको कोई मतलब नहीं है इनके नाम क्या है, हमको तो बस ए और बी से मतलब है। तो बच्चों दो पॉइंट है अपने पास में, ए और बी। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है अपने पास में बी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर दी गई है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एट द सेम टाइम अ कार डिपार्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र एट वन एंड वन फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है ना। एक कार जो है कुरुक्षेत्र से निकलती है और एक कार चंडीगढ़ से निकलती है। तो बेटा एक एक कार जो है ए से निकलती है, पहला वाला कुरुक्षेत्र है और दूसरा वाला चंडीगढ़ है। तो बेटा ए से जो कार निकलती है उसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर। अब आप जीप को देख करके या इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि सर एक जगह कार निकल रही है, एक जगह फॉर्च्यूनर निकल रही है, हंग हार निकल रही है, अलग अलग क्यों लिखा है। आप केवल ये देखो भैया कि एक जगह से जो स्पीड कार निकल रही है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, सॉरी x किलोमीटर पर आवर, और बी से जो कार निकल रही है उसकी स्पीड मान लो y किलोमीटर पर आवर। तो पहली लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट द स्पीड of car from A is equal to x kilometer per hour and speed of car from B इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। बेटा जी दो स्पीड आपने मान ली, एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब याद रखिएगा, एक की स्पीड x, लेट द स्पीड ऑफ कार A, कार फ्रॉम A इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देखना बच्चों दोनों कार सेम डायरेक्शन में, पहले केस में दोनों कार दोनों सेम तरफ चल रही हैं, यहां चल रही है, यहां चल रही है। आगे जा करके ये दोनों गाड़ियां कहीं पर मिल जाती हैं, ये दोनों गाड़ियां कहीं पर मिल जाती हैं। कब मिल जाती हैं भाई साहब? 9 घंटे के बाद। दीज कार्स विल बी कोलाइड इन 9 आवर इफ दे ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों चल रही होती हैं एक ही दिशा में तो ये 9 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाती हैं बच्चों। मतलब यहां पे जब चली थी और ये यहां से जब चली थी तो टाइम इनकी स्टॉप क्लॉक में t बराबर 0 था, इसका भी t बराबर 0 था। बट इस पॉइंट पर आ करके a और b दोनों को हाई कह रही हैं और यहाँ पे t बराबर 9 आवर हो चुके हैं। मतलब डेफिनेटली ये वाली कार तेज चली है और ये वाली कार थोड़ा स्लो चली है, तभी इसने इसको ओवरलैप कर लिया। बोलो हाँ या ना? और आकर के दोनों मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। अब चलिए इस चीज को हम इक्वेशन में रिलेट कैसे करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, कार ए। बेटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो x किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम कितने आवर? 9 आवर। आवर से आवर कैंसिल, आंसर 9x किलोमीटर। बोलो यस की नो? भैया डिस्टेंस कितनी चल गई? 9x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टेंस कितनी चल गई? 9x। मतलब ये जो कार ए है ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 9x है कि नहीं है? अगला देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी। कार बी की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 9 आवर। बोलो क्लियर? तो आंसर आएगा 9y किलोमीटर। तो ये दूसरे की स्पीड हो गई 9y, बेटा सॉरी डिस्टेंस। तो बेटा ये डिस्टेंस इसकी कहां से ट्रेवल होगी? यहां से। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बोलो बोलो 9y। क्लियर है? अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, बताना जरा लिखूंगा। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा यदि मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने 9x यानी बड़ी वाली दूरी
और 9y यानी b तक की दूरी का डिफरेंस दोनों जब मिल जाती हैं बराबर 90 होगा। बोलो हाँ या ना। समझो 9x माइनस 9y 90 होगा कि नहीं होगा? अरे जबरदस्ती हाँ मत बोलो यार। 9x माइनस 9y 90 होगा कि नहीं होगा? होगा। किसको किसको समझ में नहीं आया? इसको नहीं आया। देखो भैया, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? अरे बोल दे गूंगे, कितनी दूरी है बेटा यहां से लेके यहां तक की? 9x। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 9y। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी दी गई है? 90। तो बड़ी वाली दूरी पूरी है और ये यहां तक की दूरी है, तो दोनों का डिफरेंस 90 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख गया। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 90। 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 90। सो x माइनस वाई इक्वल टू 90 बाई 9। पार्थ समझ में आ रहा है कुछ? तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 10। इक्वेशन नंबर 1। चलो पहली चीज। अब आगे, तो भैया दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ये कार यहां से कुरुक्षेत्र से चलती है और ये कार यहां से चलती है भैया चंडीगढ़ से। इस वाली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इस वाले की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, आगे देखो। क्वेश्चन का कहना है कि अगर दे विल कोलाइड 9 आवर इफ दे ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की बात तो हो गई। एंड 9/7 आवर्स, मतलब एक घंटे कुछ मिनट, 9/7 आवर्स इफ दे ट्रेवलिंग इन द अदर डायरेक्शन। मतलब अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को यहां पर कहीं पर आकर के मिलती हैं। और मान लो ये स्टार्ट हुई थी t बराबर 0 पे स्टॉप क्लॉक पे और ये भी बराबर 0 पे स्टॉप क्लॉक पे हुई थी। तो जिस समय t बराबर 9/7 आवर होगा, ये दोनों आकर के यहाँ पे मिल गई और बेशक मिलेंगी भी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जल्दी मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बनाता हूं मैं। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, कार ए इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 9/7। तो बताइए 9x/7 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी y इंटू 9/7 इसने भी लिया, तो ये कितना हो गया? 9y/7। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कितना रास्ता तय करके आई? 9x/7। ये कितना रास्ता तय करके आई? 9y/7। अकॉर्डिंग टू डायग्राम 9x/7 और 9y/7 दोनों का मिलाकर के 90 किलोमीटर है कि नहीं है? कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, चलो पूरा रास्ता चलें। तो 9x/7 9y/7 इक्वल टू 90। 9/7 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 90। 90 से कितने बार? 10 बार। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 70। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? दो इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास। पहला x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70। चलिए, x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 70। सॉल्व कर लो बेटा 1 और 2 को। दिस वाज 1, दिस वाज 2। नाउ y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 80। आंसर x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, पहली कार की स्पीड। दूसरा, x plus y equal to 70, so y equal to 70 minus x, तो y equal to 70 minus 40, आंसर y equal to 30 किलोमीटर पर आवर। सो बेटा ये आंसर आ गया। x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू 30। x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू 30। सो डन। x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 40। तो पहले इन्होंने कहा था इक्वेशन बनाइए। फर्स्ट काम था इक्वेशन बनाना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट का इक्वेशन। सेकेंड का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 70, बिल्कुल सही बनाया। देन x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 30। तो कार x की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार y की स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। डन।